अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरहम है और आप देख रहे हैं टूथ टील्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद वीडियो आ रही है। मैं कुछ अपने पर्सनल कामों की वजह से वीडियो बना नहीं सका, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब से वीडियो रेगुलर आया करेगी आप लोगों के लिए। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज की स्टोरी भी इंडिया से हमें शेयर हुई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आएगी। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। अपनी अपनी हैंड लगा लें, लाइट्स ऑफ कर लें और आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये स्टोरीज़ देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ेदार लगती है। तो ये स्टोरी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो इंडिया से एक लड़की ने हमें भेजी। ये बताते हैं कि हम इंडिया के ऐसे फ्लैट में रह रहे थे जिसके सामने भी वीरान फ्लैट्स की बिल्डिंग्स थी। हम बैल्कनी का दरवाज़ा खोलते थे तो सामने अंधेरे में डूबे फ्लैट्स हमें दिखाई देते थे। हमें उस जगह से बहुत खौफ आता था। रात को उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़रूर होती थी और इसी असना में उनके हस्बैंड भी पोजेस्ड हो गए। अब ये बताती हैं कि मैं उनको छोड़ कर नहीं जा सकती, लेकिन वो रात को उठकर कुछ अजीब पुरस्रार हरकतें करते थे। ये कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक है, तो दिल थाम के रखिएगा। मैं इंडिया से मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 27 साल है और 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं चंडीगढ़ आ गई अपने ससुराल और वहाँ रहने लगी। कुछ टाइम के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हमें पंजाब में रहना होगा क्योंकि मेरा ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो गया है। तो मैं और मेरा हस्बैंड शादी के 7 महीने बाद उस जगह पर शिफ्ट हो गए। हम जहाँ शिफ्ट हुए मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैं अब भी वहाँ रहती हूँ। जो फ्लैट हमने लिया था वो फैमिली के हिसाब से काफ़ी बड़ा और शानदार था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा सोचा नहीं और ले लिया। तो जब वहाँ हम शिफ्ट हुए, ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2021 नवंबर की बात है। हमें अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे उस फ्लैट में आए, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। हमें उस फ्लैट में शिफ्ट हुए अराउंड 16 से 17 डेज हुए थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते तकरीबन 9 बजे और खाना खाकर टीवी देखकर हम सोने चले जाते। तो हमारा जो रूम था उसमें एक बैल्कनी है छोटी सी, जो रूम के बिल्कुल साथ अटैच है। मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजूंगी। और बैल्कनी के पीछे और फ्लैट्स भी बने हुए हैं जो अभी बने नहीं हैं, अधूरे पड़े हैं। और हमारी बैल्कनी के सामने एक और फ्लैट है जिसकी बैल्कनी हमें हमारी बैल्कनी से दिखती है। मैं आपको उसकी वीडियो भी भेजूंगी, आप समझ जाएंगे। मुझे वैसे भी अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए हम उसे बंद ही रखते हैं ज़्यादातर। जब हम उस रात सोने गए खाना खाकर टीवी देखकर, तो रूम में से हमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। बहुत अजीब, जैसे कोई चीज़ सड़ गई हो, ख़राब हो गई हो और उसे फेंका ना गया हो। तो मेरे हस्बैंड और मुझे लगा कोई चूहा हो गया, मर गया होगा। लेकिन हमने रूम का कोना कोना चेक किया, वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे और मेरे हस्बैंड को लगा होगा कि बैल्कनी में मरा होगा, तो उन्होंने बैल्कनी का गेट खोला तो वो स्मेल और बढ़ गई। तो उन्होंने दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर लिया कि वो स्मेल और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने आपको जैसे बताया कि हम अपनी बैल्कनी रात को ज़्यादा खोलते नहीं थे क्योंकि बाहर एक अजीब सा खौफनाक माहौल था। क्योंकि सामने फ्लैट्स वीरान पड़े थे, बताने में शायद आपको अंदाज़ा ना हो रहा हो। उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और मुझे कहा कि तुम अभी रूम फ्रेशनर मार लो, हम इस मसले को सुबह देखेंगे। मैंने भी ऐसा ही किया उनके कहने पर और हम सोने के लिए लेट गए। हमें सोए हुए अभी कुछ घंटे ही गुजरे होंगे तो हमारी रूम की बैल्कनी पे किसी ने नॉक किया बहुत ज़ोर से। मैं डर गई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कोई
है वहाँ पर, किसी ने नॉक किया है। मेरे हस्बैंड काम करके बहुत थक जाते थे ऑफिस में, तो वो बहुत गहरी नींद में सोते थे। उन्हें पता नहीं लगा, लेकिन मैंने बोला तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कोई कैसे आ सकता है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा, तो तुम सो जाओ। तो मैं वापस लेट गई। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं लेट के सोने लगी और अचानक फिर से लगातार नॉक होने की आवाज़ आई। तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए। मेरे हस्बैंड ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो भी शॉक्ड हो गए कि ये आवाज़ कैसे आ रही है। उन्होंने बैल्कनी का पर्दा हटा कर देखा तो वहाँ उस वक्त कोई भी नहीं था। हम उस वक्त क्या करते, तो इसलिए हमने वापस सब कुछ ठीक करके दोबारा सोने की कोशिश की और वो आवाज़ भी बंद हो गई। हम सुबह उठे, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं घर का काम करने लगी। काम करते हुए मैं थक गई और कुछ दोपहर के 2 बजे मैं सोने के लिए चली गई। क्योंकि हमने उस वक्त नया नया शिफ्ट किया था तो काम भी बहुत होते थे करने के लिए। मैं थक गई थी, मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लूँ और मैं अपने बेड पर जाकर लेट गई। क्योंकि वो सर्दियों का टाइम था, मैं जैसे लेटी मैंने ब्लैंकेट लिया, मुझे अभी लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मेरे ब्लैंकेट में आकर कोई मेरे पीछे लेटा हुआ है। जब मुझे ये महसूस हुआ तो मुझे और पसीने आने लगे। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं अकेली थी और मुझे घर में डर भी बहुत लगता था। मेरा फ़ोन बेड के साइड पे ही था। जैसे हमें आदत होती है फ़ोन यूज़ करते करते साइड पे ही रख लेते हैं। तो मैंने आहिस्ता से अपना फ़ोन उठाया और अपने हस्बैंड को मैसेज करने लगी। क्योंकि मैं कॉल करने से ज़रा डर रही थी, क्योंकि मैं डर रही थी कि जो मेरे पीछे हो मेरे कॉल करने से कोई रिएक्ट ना कर ले। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि कोई मेरे साथ बेड पे लेटा हुआ है। क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। मेरे हस्बैंड का कुछ अजीब सा रिएक्शन आया कि तुम क्या बोल रही हो, किस बारे में बात कर रही हो। क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आएगा जब आप इस तरह का मैसेज करेंगे। और मैंने उन्हें कहा कि आप जल्दी से घर आ जाओ। उनका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, बस 20 से 25 मिनट का रास्ता था और वो अपनी कार पे ऑफिस जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बस थोड़ा सा काम रह गया है, मैं ये ख़त्म करके आता हूँ। तो मैंने कहा कि आप जल्दी से घर आ जाओ। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा अपने ब्लैंकेट में, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मुझे थोड़ा सा सुकून आया और फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा कोई वहम हो। मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को मना कर दूं कि आप जल्दी घर ना आना, अपना काम करके आना। तो मैंने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया मैसेज करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान में आकर मेरा नाम लिया 2 बार। मैं एकदम से हड़बड़ा गई कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। मेरी बॉडी फुल गर्म हो गई। तो मैं जल्दी से ब्लैंकेट उतार कर रूम के बाहर आ गई और मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी हो गई। तो मेरी जो पड़ोस में घर थे, जो मेरे पड़ोस वाले थे, तो जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई तो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी। वो दोनों भी हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा बच्चा था। मैं उनके पास गई और उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लगा है। तो वो एकदम से हंसने लगे। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग तो इतने देर से यहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो लोग काफ़ी टाइम से वहाँ पर रह रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग आकर एक दफ़ा देख तो लें। तो जब वो लोग मेरे घर आए तो उन्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ और सब कुछ उन्हें नॉर्मल ही लगा। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो सकता है आपने काम की वजह से स्ट्रेस ले लिया हो और अभी आपकी नई नई शादी भी हुई है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया, मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ भी फ़ील हो, कुछ भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई और आकर बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा काम कर लूँ, वरना मेरा दिमाग किसी साइड पे बाहर बाहर जाएगा। तो मैं दोबारा उठकर काम करने लगी। काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मेन गेट से आवाज़ लगाई है। तो मैं समझी वो लेडी ही होंगी जो हमारे साथ रहती हैं। तो जब मैंने जाकर वहाँ देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपना मेन डोर लॉक कर लिया अंदर से और फिर मैं अपने रूम की तरफ भागी। तो जब मैं रूम की तरफ आई तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे रूम की तरफ से बुला रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम क्या करूं और क्या नहीं करूं। फिर उस टाइम मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने जाकर गेट खोला और उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब उन्होंने मेरा मुंह देखा तो मेरा मुंह एकदम पसीने से लथपथ, वो लाल हो गया था, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बेड पे बैठाया, पानी वगैरह पिलाया और मुझे कहा कि तुम्हें काम की वजह से स्ट्रेस हो गई है, तुम इस बारे में ज़्यादा ना सोचो। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो उस दिन जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, मुझे पानी वगैरह पिलाया, मुझे थोड़ा नॉर्मल किया और मुझे मेडिसिन दे के सुला दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं आ गया हूँ, बाकी का काम मैं खुद ही देख लेता हूँ जो बचा हुआ है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। तो मैं जब 6 या 7 बजे उठी तो मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई। तो मैंने देखा कि खाना ऑलरेडी बना हुआ है। मेरे हस्बैंड ने खाना बना लिया था, वो बहुत अच्छे कुक हैं। 9 बजे हम लोगों ने डिनर किया और थोड़ी देर बैठ के न्यूज़ वगैरह सुनी और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए। क्योंकि मैं शाम में ही उठी थी तो मुझे उस वक्त नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड उस वक्त सो चुके थे और मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी। और फिर अगेन से वही एक्टिविटी हुई जो पहले हुई थी। फिर हमारी पीछे वाली बालकनी पे किसी ने नॉक किया। उस टाइम रात के 1 बज रहे थे और उस वक्त भी किसी ने हमारी बालकनी पर नॉक किया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और कहा कि फिर से वही सब चीज़ें हो रही हैं। तो उन्हें गुस्सा आ गया कि कौन है जो ये सब कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं पता लगा के ये छोड़ूंगा कि यहाँ पर कौन है। तो उन्होंने जाकर बालकनी खोली और बालकनी खोलते ही वो तेज़ हवा का झोंका हमारे रूम में आया। हालांकि बाहर मौसम ठीक था, कोई हवा नहीं चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो हवा वगैरह चल रही है, शायद इसी वजह से नॉक हुआ होगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में चेंज आने लग गया। 10-15 मिनट बाद वो लेटे लेटे अचानक से उठ के बैठ गए। मैं लेटी हुई थी क्योंकि डर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डर गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया आपको, आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आराम से सो जाओ। वो मुझसे कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे, मगर उस टाइम उन्होंने बहुत गुस्से से मुझसे बात की। मुझे समझ नहीं आई कि उन्हें क्या हो गया है। मुझे लगा शायद वो इन चीज़ों से इरिटेट हो गए हैं और उनकी नींद ख़राब हो गई है और इसलिए वो गुस्से में हैं। तो मैं फिर सो गई। रात के तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था कि मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं जो वो मेरे सोने से पहले बैठे हुए थे, जिस पोजीशन में। और मैं उनको इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी। मैंने उनको हिलाया और उनसे बोला कि आपको क्या हो गया है, आप सो क्यों नहीं रहे? सुबह के 4 बज रहे हैं, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ ये होता है कि जब गुरुद्वारे में इबादत शुरू हो जाती है तो सब चीज़ें चली जाती हैं। उस वक्त भी गुरुद्वारे में ये सब शुरू हो गया था।
तो मैंने घर का दरवाज़ा खोल दिया ताकि वो आवाज़ उन तक पहुँचे। तो वो आवाज़ उन तक जा तो रही थी लेकिन उन पे कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो उसी पोज़ीशन में बैठे हुए थे। वो हिल तक नहीं रहे थे, उनकी बॉडी ज़रा भी मूव नहीं हो रही थी। तो मैं उस वक़्त अपने पड़ोस में गई किसी को बुलाने के लिए। उस वक़्त 4:30 बजे का टाइम था और सब सो रहे थे। तो मैंने काफ़ी नॉक किया लेकिन कोई भी नहीं आया। तो मैं डर-डर के वापस अपने घर आई और अपने हस्बैंड को दोबारा उठाने की कोशिश की कि उठें आप प्लीज़, आपको क्या हो गया है? आप प्लीज़ मेरी बात सुनें। उन्होंने अपना मुँह ऊपर किया और जब उन्होंने मेरी आँखों में देखा तो उनकी लुक इतनी खौफ़नाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और मैं एकदम पीछे हो गई। मैंने ज़ोर-ज़ोर से अपने मज़हब के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो चिल्लाने लग गए गुस्से से कि अपना मुँह बंद कर लो। उनके अंदर से किसी और की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो किसी औरत की आवाज़ थी। वो बार-बार यही बोल रहे थे कि अपना मुँह बंद कर लो और मैं रुकी नहीं। एक्चुअली मेरी उनसे लव मैरिज हुई है और मैं उनको इस हाल में छोड़कर नहीं भाग सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैंने रुकना नहीं है, मुझे जो भी आता है मैं पढ़ती रहूँगी। और वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे जिससे ये सुन के उनके कानों में तकलीफ़ होने लगी। और जब मैं मुसलसल अपने रिलीजन के हिसाब से कुछ पढ़ रही थी तो वो ये सुनकर बेहोश होकर बेड पर गिर गए। तो मैंने उनके मुंह पे पानी के छींटे मारे और उनको जगाया। जब वो होश में आए तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उस वक्त उनको कुछ भी याद नहीं था। मैंने भी उस वक्त उनको कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा क्योंकि मैं उन्हें बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। तो मैं रहने देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं सुबह अपनी मम्मी को कॉल करके बताऊंगी कि रात में ये सब हुआ मेरे साथ। तो जैसे ही वो सुबह उठे तो हालत बहुत बुरी थी उनकी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे थे। मैंने उनको नाश्ता दिया तो उन्होंने वो भी नहीं लिया। मैंने उनको कहा कि आप आज ऑफिस से छुट्टी कर लें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और ऑफिस चले गए। तो उस वक्त मैं घर में अकेली थी और मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और अपने पड़ोस वाले घर में चली गई और फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है। हमारे हमारे इल्म के हिसाब से वहाँ पर एक शख्स है जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों की, तो तुम उनके पास चली जाओ, उनके पास चली जाओ। मैंने सोचा था कि मैं ये बात अपनी अम्मी को बताऊंगी लेकिन फिर वो सोचेंगी कि तुमने लव मैरिज कर ली, जैसा कि अक्सर सोसाइटी में बोलते हैं। फिर वो लेडी मुझे उनके पास लेके गई। मैंने उन शख्स को हर हर चीज़ बताई कि मेरे मेरे साथ, मेरे घर पे, मेरे हस्बैंड के साथ ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया कि इसे तुम अपने हस्बैंड के हाथ पे बांध देना। उन्होंने एक तावीज़ दिया और कहा कि ये अपने हस्बैंड के हाथ पे बांध देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसे बांध दूंगी। और उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे हस्बैंड घर आ जाएं, उन्हें पानी पिलाकर दूध की कच्ची लस्सी के छींटे अपने हस्बैंड पे और अपने घर पे मारना। उन्होंने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने हस्बैंड पे छींटे मारे तो वो सब देखकर आप यकीन करें मेरी रूह कांप गई। जहाँ जहाँ उन पे छींटे पड़े उनके जिस्म का वो पार्ट जल गया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो गया। तो वो एकदम चिल्लाए कि ये तुमने मेरे ऊपर क्या डाला है, ये तुम क्या कर रही हो। फिर मैंने उनके ऊपर और नहीं डाला क्योंकि मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। और फिर जब मैंने उनको कहा कि ये धागा अपने आप हाथ में बांध लो, हमारे घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, इस तावीज़ से वो दूर हो जाएंगी, बट उन्होंने वो मुझे नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर तुम यकीन कर रही हो तो तुम खुद बांध लो, लेकिन मेरे हाथ पर मत बांधो। वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनको क्या बोलूँ और उनको कैसे मनाऊँ। मैंने सोचा जब वो रात को सो जाएंगी तो मैं उनके हाथ पे बांध दूंगी। तो मैंने उनके सोने का
जब वो रात को सो जाएंगे तो मैं उनके हाथ पे बांध दूंगी। तो मैंने उनके सोने का इंतज़ार किया। जब वो सो गए तो मैंने उनके हाथ पे बांधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर का धक्का दिया। वो धक्का इतना ज़ोर का था कि मैं कबर्ड में जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा चोट लगी और पूरी कमर स्वेल हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से अपने रिलीजन के हिसाब से पढ़ना शुरू करती हूँ, शायद कुछ ठीक हो जाए। तो जैसे ही मैं पढ़ने लगी तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन बेड से उठ के बाहर आ जाते हैं लॉबी में, और वो पूरे घर में भाग रहे हैं। कभी हंसते थे तो कभी रोने लगते थे, और तो कभी अजीब सी हरकतें भी कर रहे थे। उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे थप्पड़ भी मारा था। वो मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनकी आंखें भी बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तो उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अचानक से बुखार और वॉमिटिंग कर रहे थे। खाना खाना भी छोड़ दिया था उन्होंने। 2-3 दिन से उनके साथ यही सब हो रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। मैं परेशान थी कि हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। मैंने हिम्मत की और उन्हें अपने घर के अंदर ही लॉक कर दिया, और मैं रात के 2-2:30 बजे दोबारा उस पंडित के पास गई कि हमारा वो मंदिर हर वक्त खुला रहता है और वो पंडित भी वही होते हैं। मैंने उनको बताया कि हमारे घर में ये सब हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो वो पंडित काफ़ी घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा था। मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो जब मैं उनको घर पर लेके आई तो वो घर के अंदर एंटर ही नहीं हो पा रहे थे, और मेरे हस्बैंड एक कोने में बैठकर पंडित जी को ही देख रहे थे और हंस रहे थे, और वो हंसी बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मुझे कोई चीज़ रोक रही है, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कोई राख टाइप की चीज़ दी और मुझे कहा कि फ़ौरन फ़ौरन उनके ऊपर जाके ये छिड़क दो। मैं जब अपने हस्बैंड की तरफ जाने लगी तो उन्होंने मुझे दूर से ही इशारा किया, और तभी सारे सारे बर्तन गिरने लगे। और ये देख कर मैं डर गई कि ये इन्होंने क्या किया है। वो रात बहुत ही खौफनाक थी। किसी को ऐसा बुरा सपना भी ना आए जो मेरे साथ हकीकत में हुआ था। जब मैंने बहुत हिम्मत कर कर उनके ऊपर राख फेंकी और वो एकदम से बेहोश हो गए, और एकदम से एक सफ़ेद सी परछाई उनके अंदर से निकली, और फिर वो पंडित एकदम से घर के अंदर आ गए, और फिर वो परछाई एकदम से गायब हो गई। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बेड पर लेटाया और मुझसे पूछा, ये सब कहाँ से और कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। फिर मैंने बताया, जिस दिन से मेरे हस्बैंड ने ये गेट खोला था और हवा का झोंका अंदर आया था, उस दिन से ये सब शुरू हो गया। इस बात को 2-3 दिन हो गए हैं। तो पंडित जी ने ये सब सुनकर उन पर पढ़ाई करना शुरू कर दी। उन्होंने मुझे एक बाबा जी का बताया कि वहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं, उनके पास आप चली जाएं, वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप अपने हस्बैंड को उनके पास ले जाएं। जब सुबह हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ काम है, हमें कहीं जाना है, आप मुझे लेकर चलें। तो मैंने ऐसे ही उनको झूठ बोल दिया कि हमें हॉस्पिटल जाना है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वो अंदर नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने तो मुझे कहा था कि हमें हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी लेकिन मुझे आराम नहीं आया, तो मैं यहाँ बस दम करवाने आई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आज तक तुम्हारी कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी, तो अचानक से तुम्हें ये सब क्या हो गया। क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जो भी मुंह में आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे साथ चलें। तब वो चीज़ उन पर हाजिर नहीं थी, इसीलिए वो अंदर आ गए। वहाँ पर एक बहुत बुज़ुर्ग बाबा थे। मैंने उनको सारी बात बताई। मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान से सुन रहे थे ये सब चीज़ें। उन्हें ये यकीन ही नहीं आया कि मैं उनके बारे में ये सब कुछ बता रही हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि तुम ये सब क्या मजाक कर रही हो।
मैं बताती चलूँ कि मैं आज भी उसी फ्लैट में रहती हूँ। आप भी हैरान होंगे कि मैंने वो फ्लैट क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि फ्लैट का कसूर नहीं था। हमारे फ्लैट की बालकनी के बैक साइड पे कुछ टाइम पहले पत्थर गिरने से 2 मज़दूर और एक औरत की डेथ हो गई थी, क्योंकि तब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था और उसके बाद वहाँ पर काम वगैरह बंद हो गया था और कई साल से वो काम वैसे ही बंद रहा और हमें इस बात का पता नहीं था और ये बात हमें बाद में पता चली, क्योंकि वो फ्लैट काफ़ी टाइम से खाली पड़े थे। उन बुज़ुर्ग बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से कुछ सवाल पूछूंगा, बट यहाँ पर नहीं, तुम्हारे घर में, ये तावीज़ वगैरह उतार कर। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने घर लेके चलो, मैं आकर देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है। उनके साथ 2 लोग और भी थे। वो वहाँ तीनों आए हमारे घर पे और आते साथ ही उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि बेटा तुम डरना मत, यहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत ही ताकतवर है और ये आसानी से नहीं जाएगी। बाबा ने कहा कि तुम इसके हाथ से तावीज़ उतारो, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ इस पे हाजिर हो और मैं उससे बात करूँ। और जैसे ही मैंने वो तावीज़ खोला, वो चीज़ उसी टाइम अंदर आ गई और मेरे हस्बैंड उस बाबा को देखकर हंसने लग गए और अजीब सी हरकतें करने लग गए। बाबा ने उनके ऊपर कुछ पढ़ा और फिर उनसे कुछ सवाल पूछने लग गए। तो पता चला कि मेरे हस्बैंड पे 3 चीज़ें हावी हैं। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस बीच मुझे एक बात पता चली कि वो बुरे नहीं थे, वो हमें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, उनका कोई बुरा मकसद नहीं था। उनमें से एक ने कहा कि इस फ्लैट का जो ऑनर है मेरे हस्बैंड उन्हें मार दे, लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि वो ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि बाबा ने भी कुछ नहीं बताया। तो बाबा ने उनसे पूछा कि तुम इनसे ये सब क्यों करवाना चाहते हो? तो फिर वो बहुत अजीब तरह से हंसने लगे। तो उन्होंने बताया कि ये पीछे जो बंजर फ्लैट बंद हो चुके हैं, इनमें हम बंद हो चुके हैं। मतलब ये जो बंजर फ्लैट जो हमारे बालकनी के बिल्कुल सामने है, ये जो बड़े, इनके अंदर हम कैद हो चुके हैं। वहाँ पे 3 लोग जो मेरे साथ थे वो दोनों भाई थे और एक औरत जो बड़े भाई की बीवी थी। जब उन लोगों की डेथ हुई थी तो ओनर ने वहाँ पर काम बंद करवा दिया था और उनकी लाश तक नहीं उठाई थी। उनका एक बच्चा था जो यतीम हो गया। वो एंटिटी चाहती थी कि मेरे हस्बैंड उस ऑनर को मार डालें। मेरे हस्बैंड के अंदर से कभी किसी मर्द की आवाज़ आती थी तो कभी किसी औरत की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। वो चाहते थे कि मेरे हस्बैंड उनका बदला लें और जब बाबा उनसे सवाल कर रहे थे तो वो तीनों हंसने लग गए। उन तीनों की हंसी एक साथ आ रही थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड घर से बाहर भाग गए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझ भी नहीं आया। मैंने बाबा से पूछा कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? तो उन बाबा ने जवाब दिया कि तुम फिक्र मत करो, वो घूम फिर के इधर ही आएगा। तो मैंने बाबा से कहा कि वो बोल रहे हैं कि उस मालिक को मारना है जो मेरे हस्बैंड पे हावी है। ये ना हो कि वो कुछ भी कर बैठे, आप प्लीज़ कुछ करो। और जब हम वहाँ बाहर गए, क्योंकि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो इसलिए वहाँ पर किसी ने मुर्गियाँ पाल रखी थी। और जब हमने वहाँ जाके देखा तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर कच्ची मुर्गियाँ खा रहे थे। उनके दोनों हाथों में मुर्गियाँ थी और ये सब देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। उनकी हालत मेरी आंखों के सामने थी। मैं ये सब कुछ देख रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कैसे रोकूं, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी जो मेरे हस्बैंड के अंदर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। उस बाबा के पास कुछ पावर टाइप चीज़ थी जो उन्होंने मेरे हस्बैंड पे फेंकी और वो वहीं बेहोश हो गए। मेरे हस्बैंड के मुंह और हाथ खून से लथपथ थे और उनके सारे कपड़ों पे खून लगा हुआ था। उस बाबा के साथ जो 2 आदमी थे वो उनको उठाकर अंदर लेकर आए। उन्होंने उन्हें बेड पे लेटाया। मैंने उनका मुंह साफ़ किया। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था,
क्योंकि उनके मुंह पे खून, मुर्गियों के गोश्त और पट लगे हुए थे। मैंने हिम्मत कर सब साफ किया। उस टाइम तक मेरे पड़ोसी भी हक गए थे। वो दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और वो अभी भी हमारे साथ वाले फ्लैट में रहते हैं। वो भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी मदद की। हमने उनको चेयर पे बिठाया और वो चीज़ 5-10 मिनट के बाद उन पे दोबारा हावी हुई। वो तीनों बहुत देर तक मेरे हस्बैंड पे पढ़ाई करते रहे और मेरे हस्बैंड के अंदर जो भी एंटिटी थी वो तीनों हंसे जा रहे थे। और उसके बाद बाबा ने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद तकरीबन 1-2 घंटे तक हम बाहर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे डर लगने लगा कि मेरे हस्बैंड ने बाबा के साथ कुछ कर ना दिया हो। और फिर 2 घंटे के बाद वो बाबा आए और मुझे कहा कि अभी तो ये चीज़ इसके ऊपर से थोड़े टाइम के लिए जा चुकी है, 1-2 महीने तक वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है तो जिन 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी उनकी डेथ की वजह पता करो, क्योंकि उनकी बॉडी के साथ आखिरी रसूमात नहीं की गई थी, तो इसीलिए वो बेचैन है। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये सब बताया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही और फिर मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ी सी हिम्मत दी और फिर मैंने अपने घर वालों को भी सब कुछ बता दिया और फिर उनके और मेरे घर वाले भी आए। सब ने हमें बहुत हिम्मत दी तो वो सही हुए। तो हमने पता करवाया और अपने रिलीजन के हिसाब से पूजा करवाई। जो ऑनर था मेरे हस्बैंड ने खुद जाकर उनसे बात की और उन्होंने सब कुछ बताया और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझसे गलत हुआ है। मैंने वहाँ पर काम बंद करवा दिया था और इनका छोटा बच्चा कहाँ है आज तक किसी को भी नहीं पता। और जब मैंने वहाँ पर पूजा वगैरह करवाई तो वो ऑनर भी उस वक्त वहीं पे था। और जब वो पूजा ख़त्म हो गई तो अचानक ही उस ऑनर को हार्ट अटैक हो गया और ऑन द स्पॉट उस ऑनर की डेथ हो गई। हालांकि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उस वक्त वहाँ पर बहुत अजीब ही माहौल बन गया था। ये सब क्या हुआ है? अभी तो वो नॉर्मल बैठा हुआ था और अचानक उसकी डेथ हो गई। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि बाबा ने कहा था कि वो मेरे हस्बैंड को मार भी सकते हैं अगर हमने कुछ ज़्यादा रोक टोक की या कुछ ऐसा किया। तो ये थी मेरी स्टोरी। मैंने सोचा आपसे ये शेयर करूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच आपकी इतनी हॉरर और खौफनाक स्टोरी के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस को ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बगैर मत चाहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए शब बखैर। और प्रॉमिस करते हैं आपसे कि अब से नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए शब बखैर। सो दिस इज़ आवर रूम और ये बालकनी है। यहाँ पे ये हमारा बेडरूम है और ये बालकनी है। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन रख रखी है और आप देख सकते हैं ये है वो फ्लैट्स। इधर है वो फ्लैट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी मुझे बहुत डर लग रहा है ये वीडियो बनाते हैं।